हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो अपकमिंग और जो ऑनगोइंग जो वैकेंसीज है कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट ग्रेड का जो है आपको एग्जाम होने वाले हैं आगे, ठीक है, अक्टूबर के आसपास। एंड दूसरा जो एफसीआई है उसके अंदर आपके जनवरी के अंदर एग्जाम होने। तो लेखांकन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक अकाउंटेंसी है वो हर एग्जाम्स में आपके इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे वो आपका एग्जाम हो जेवीएनएल का, चाहे आपका राजस्थान अकाउंटेंट हो, चाहे आपका एफसीआई अकाउंटेंट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। जो आपकी जो बेसिक अकाउंटिंग है, जो 11th और 12th है, उसकी अकाउंटिंग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो उससे रिलेटेड हम कोर्स जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को एक कंबाइंड पीडीएफ जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए अकाउंटेंसी शुरू कर रहे हैं। और अकाउंटेंसी में पहला ही टॉपिक है हमारा अर्थ, उद्देश्य, तकनीक एवं मानक। मैं कह रहा हूँ कि हम चैप्टर वाइज चलेंगे और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एकदम एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा हर चीज़ को। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रीफिक्स यानी सीएस मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन ग्रांटेड बाय आईसीआई, कि आईसीआई ने जो सीएस है वो उपसर्ग लगाना कब जो है अनुमति प्रदान की है, कब ग्रांट किया है। तो ये 23 जून आपका 23/24/2007 को किया था। आप लोगों को पता है कि सीएस जो कंपनी सेक्रेटरी है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं। इनका जो डिप्लोमा है वो आईसीआई सीएसआई के द्वारा मिलता है। और अगर आप सीए करना चाहते हो तब ये किसके द्वारा होगा, आईसीएआई के द्वारा होगा। ये ध्यान रखना, एकमात्र संस्थान है भारत के अंदर जो ये अवेलेबल करवाते हैं। आगे हम बात करें, निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। स्वामी और प्रबंध के अंदर, स्वामी का मतलब क्या है कि जो ओनर है, और प्रबंध का मतलब हो गया जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। तो उसके बीच का अंतर कौन बताता है, व्यवसायिक अस्तित्व है। हमारे व्यवसाय में क्या चलती है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा चलती है। इससे जो है वो क्या डिफाइन होता है कि जो आपका ओनर है वो अलग है, और जो बिजनेस जो है वो एक अलग है, बिजनेस एंटिटी वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे जब भी हम ओनर, जब भी कोई वस्तु बिजनेस ने लेता है तो उसका लेखा किया जाता है। और जब भी बिजनेस जो है ओनर से कुछ लेता है तो उसका लेखा किया जाता है। जब आप कैपिटल लगाते हो तो उस पर कैपिटल पे आप क्या लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो, या फिर कैपिटल के बदले आप जो है प्रॉफिट लेते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आए हुए एग्जाम्स में है। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन, भारत में लेखांकन मानक जारी कौन करता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन जारी करता है। तो जो आपके ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन जारी करता है, वो जारी करता है आईसीआई। भारतीय लेखांकन या स्टैंडर्ड जो है आपके एस, ये आईसीआई या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जो है वो जारी करता है। जो कि आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसके द्वारा लिखे जाते हैं। कौन किसके द्वारा लिखे जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, एसीबी जिसको हम बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, एएस बनाए जाते हैं। जबकि ये किसके अधीन है, ये जो संस्था है ये आईसीआई के अधीन है। ठीक है, एएसबी की जो स्थापना है, एएसबी की जो स्थापना है वो 1977 में हुई। ठीक है, और आईसीआई की जो स्थापना है वो आपकी 1949 में हुई। ठीक है, दोनों ही तीनों ही चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बही खाते के संबंध में कौन सा विषम है। आपको विषम छांटना है कि इसमें से अलग कौन सा है। बुक कीपिंग, बही खाते का कार्य क्षेत्र है रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण करना, उसका सारांश करना। तो हमें पता है कि बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, जो डाटा है उसको हम लिखते हैं, फिर उसको क्लासिफाइंग यानी उसको अलग अलग बांटते हैं, फिर उसका समराइज करते हैं। वही खाता बुक कीपिंग एसेंशियली जो वर्क है वो क्या है, लिपिक कार्य है। फिर आगे बोलता है कि बही खाता लेखा अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने में लेखांकन पर निर्भर रहता है। और देखिए बही खाता एक लिपिक कार्य है, क्योंकि इसमें कोई भी आपको बड़ा पद वाला अधिकारी नहीं चाहिए, ये वगैरह की जरूरत नहीं होती। बैंकिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग फॉर मार्क मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड यूजफुल। तो बही खाता जो है लेखांकन की वजह से और ज्यादा यूजफुल हो जाता है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मान्यता देता है, तो ये बात भी सही है। बुक कीपिंग हैपेंस आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो बाद में आती है, पहले आपकी क्या आती है, बुक कीपिंग। यानी आप जहाँ पे आपकी बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ पे आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको स्टेटमेंट देगा कि बुक कीपिंग पहले आती है अकाउंटिंग, तो आपका बुक कीपिंग जो है वो पहले आती है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस आती है। जबकि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है, जबकि जो लेखांकन प्रक्रिया है वो बही खाता के बाद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका जो गलत था। लेखांकन प्रमाण 19 किससे संबंधित है, तो ये पट्टों से संबंधित है। लीज से संबंधित कौन सा है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है वो लीज से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो अकाउंटिंग है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये किससे संबंधित है, ये इसके लिए कौन सा हो जाएगा, तो AS24 आपका हो जाएगा बंद की गई क्रियाओं से। आगे हम देखें तो यहाँ पे अमूर्त संपत्तियों के लिए पूछा हुआ है, तो अमूर्त संपत्तियां किसके लिए हो जाएगा, AS26 आपका अमूर्त संपत्ति हो जाएगा। ईपीएस किसके लिए हो जाएगा, ईपीएस आपका हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के लिए। ठीक है, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा वो सारे आपको याद होते जाएंगे, और बेसिकली यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं लेके आया। ठीक है, ठीक है, AS19 मैंने आप लोगों को बता दिया, AS20 आपको पता चल गया।
AS 24 आपको पता चल गया, AS 26 आपको पता चला। ये क्या है, AS 19 किसके लिए है, लीज के लिए। और अगर हम AS 20 की बात करें तो EPS अर्निंग पर शेयर के लिए। 24 की बात करें तो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उनके लिए, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है। AS 26 की बात करोगे आप लोग तो अमूर्त संवेदियां, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुष्पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सही नहीं है, आपका विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्योंकि पुष्पालन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जनरल में लेखा करते हैं, इनकी पोस्टिंग करते हैं। जब आप बात करते हो बुक कीपिंग की, जब इसमें हम क्या करते हैं, जनरल में लेखा करते हैं, बही खाता, बही बही पोस्टिंग करते हैं बही खातों में, और इनका योग मालूम करने के लिए, बाकियों को निकालने के लिए हम तलपट तैयार करते हैं, ठीक है। पशुपालन का कार्य जो है विवरणात्मक प्रकृति का ना होता है। तो कैसा होता है, विवरणात्मक होता है, समराइजिंग होता है, ठीक है। ये विश्लेषणात्मक नहीं होता। व्यापारिक लेन देनों का लेखन करने हेतु हम क्या करते हैं कि ये जो आपका है बही खाता, वो कला और विज्ञान दोनों होता है, क्योंकि इसमें आपको एक कला भी चाहिए लेखांकन करने के लिए, ठीक है। तो ये कला और विज्ञान दोनों, और इसके विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स है, हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे आपके समस्त खर्चे आपके क्या होंगे, डेबिट होंगे, समस्त आय आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ऐसे ही अगर हम पुस्तपालन की बात करें तो एनालिटिकल नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना। ये समराइजिंग होता है, यानी विवरणात्मक होता है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए सर्टेन सेट ऑफ बुक, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में विलिखित किए जाते हैं, तो ये भी सही बात है। बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट बुक्स, पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में लेखन करने की विधि है, तो ये भी बात सही है। तो आपके बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, एक ये स्टेटमेंट को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ एनालिटिकल नेचर में होता है, जबकि ये ऐसा नहीं होता। असेसमेंट ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है जो इंडिया के अंदर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू आपका क्या होता है, 31 मार्च तक होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसके लिए, लेखा मानक के लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के लिए बात की तो ये किसके लिए आता है, डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ह्रास लेखांकन के लिए आपका 6 बनाया गया था। और इसकी जो है अलग अलग विधियां भी होती है जो आप डेप्रिसिएशन की पढ़ते हो। आगे देखिए, AS 21 की बात करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को AS 20 भी पढ़ाया, अभी हम AS 21 की बात करते हैं कि AS 21 किससे संबंधित है। एक AS जो 21 होता है वो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है। ये क्या बोलता है, देखिए एस एस देखिए AS 21 के लिए क्या बोलता है, ये जो AS 21 है वो समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। कंसोलिडेट जो स्टेटमेंट है हम वो तैयार करते हैं AS 21 में। वो किसके लिए होता है कि ऑप्शनल होता है, या फिर प्राइवेट कंपनियों के लिए जो है आपके लिए अनिवार्य होता है, या फिर लिस्टेड कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। तो ये लिस्टेड कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। आपको AS 21 ध्यान में रखना है। मैंने 20 भी बताया था पीछे, और 20 के बाद 24 बताया था, 26 बताया था। आपको ध्यान में रखना है 19, देखिए AS 19 आपको मैंने बताया लीज से संबंधित। 24 बताया मैंने जो आपकी क्रियाएं जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई है, उसके लिए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के लिए बंद की गई क्रियाओं के लिए। 26 बताया इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, और AS 20 बताया मैंने EPS के लिए। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। एक ही चीज़ है जो आपको याद करनी है, वो है रिपीटिशन से याद होता है, हर चीज़ कभी भी देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी मदें AS 30 के अनुपालन में तैयार की गई रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती है। देखिए AS 3 के लिए हम किसको शामिल करेंगे, देखिए ऋण को इक्विटी में परिवर्तन करना, ये आपका रोकड़ प्रवाह से संबंधित नहीं है। AS 3 किसके लिए है, केस फ्लो स्टेटमेंट के लिए, केस फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो केस फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं आता, कन्वर्जन ऑफ डेबिट नहीं होता, एक्वायरिंग एन एसेट्स थ्रू लीज, तो ये आपका AS 19 में आता है आपका, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, प्रचालन व गैर प्रचालन नगद प्रवाह, तो ये इसके अंदर आता है। परचेजिंग ऑफ बिल्डिंग बाय गिविंग ए मोर्टगेज टू सेलर, ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसमें कैश की एक्टिविटीज होती है, या तो कैश आना चाहिए या फिर जाना चाहिए। जब आप किसी चीज को मोर्टगेज कर रहे हो तो आपने एक चीज को क्या कर दिया, उतनी अमाउंट का आपने अगले को क्या कर दिया, मोर्टगेज कर दिया, और बदले में क्या ले ली, अमाउंट ले ली। जबकि ऐसा हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, विशेष रूप से समावेश जो होता है वो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत पूछा, दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। अच्छा देखिए क्या क्या है, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर, भावी हानियों को ध्यान में लेना। हम क्या करते हैं, जो हानियां होती है उसको हम ध्यान में लेते हैं, भावी हानियों का जो एडजस्टमेंट है हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट में।
और जो प्रॉफिट होता है जब उसका एडजस्टमेंट तब तक नहीं करते जब तक हमें ये एक्चुअल में प्रॉफिट हो ना जाए। इसको यही दूरदर्शिता का सिद्धांत क्या होता है कि दूरदृष्टि जैसे मतलब कोई भी लॉस है उसका समायोजन हम पहले से करके चलते हैं। भाई हमें ये पता है कि लास्ट में जाके मान लीजिए आपके ऊपर एक केस चल रहा है और बाद में आपको आपको ये लग रहा है कि हम हार जाएंगे, तो उसका हम एडजस्टमेंट कैसे पहले से बना के चलते हैं। या फिर कोई चीज़ का हमें पता हो कि हम ये पैसे हमारे डूब जाएंगे, तो उसके लिए भी हम जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना के चलते हैं। तो हम भावी हानियों का जो है पहले से एडजस्टमेंट करते हैं, यही आपका दूरदर्शिता सिद्धांत है। जबकि हम जो प्रॉफिट है जब तक हमारा नहीं होता तब तक उसका हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करते। इस चीज़ को हम दूरदर्शिता का सिद्धांत कहते हैं। मैंने आपको लोकल लैंग्वेज में पढ़ा बता दिया, अब आपका कभी भी गलत नहीं होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा AS3 लेखा मानक लेखांकन मानक के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3। तो हम केस फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। AS3 के अंतर्गत कौन सा स्टेटमेंट तैयार करते हैं, आपका केस फ्लो स्टेटमेंट। आगे देखिए, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की, मैंने बताया ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ये देखिए UGC नेट के अंदर पेपर 2 के अंदर जून 2011 में पूछा हुआ है, 1977। और इसके ये किसके अंडर काम करता है, ICAI के अंडर काम करता है। ठीक है, ये किस कब इसकी स्थापना कब हुई, 1949। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पुष्पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारिक व्यवहारों को मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला क्या कला है। अच्छा, ये परिभाषा है, ये एक स्टेटमेंट है कि पुष्पालन जो है व्यापारिक और अन्य व्यवहारों को मौद्रिक में लिखने की कला है। ये किसने कहा था, ये स्पाइसर व पैगलर द्वारा कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली पुष्पालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक और अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी, जिसने कहा कि जो दोहरा लेखा प्रणाली वो पुष्पालन की एक प्रणाली है जिसमें हम क्या, जो व्यक्तिक जो है, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, और क्या अव्यक्तिक जो रियल अकाउंट होते हैं, उनका उनके खातों का लेखांकन ही क्या है, पुष्पालन है। ये इसने बताया, ये किसने कहा, RN कार्टर ने कहा था, RN कार्टर। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, टीचर की वैकेंसी में पूछा गया था TGT के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हमारा पहला आता है कि पुष्पालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां लेखांकन का जो कार्य है वो क्या होता है, प्रारंभ होता है। जहां पर लेखांकन का जो कार्य है वो समाप्त होता है, वहां से कार्य प्रारंभ होता है। किसका कार्य प्रारंभ होता है, देखिए ये आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, बुक कीपिंग आती है, बुक कीपिंग के बाद हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। भाई बुक कीपिंग के बाद क्या होगा, अकाउंटिंग होगा। अकाउंटिंग अकाउंटिंग के बाद अब अकाउंट बन चुके हैं। अब ये कौन बताएगा कि गलत है या फिर आपने फ्रॉड किया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ऑडिटिंग करेंगे। तो फाइनल स्टेज है कि बुक कीपिंग होता है, बुकिंग जहाँ ये खत्म होता है वहां से ये शुरू होता है, ये खत्म होता है वहां से अंकेक्षण शुरू होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, पेशेवर अभियोजक होते हैं, प्रोफेशनल जो है आपके ऑडिटर होते हैं। व्यवसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है आय। देखिए, आपकी वो पूंजी है, मान लीजिए कि आपने कैपिटल लगाई 10,000 की, अगर उसमें वृद्धि हुई है 5,000 की, तो ये फिर क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट यानी इनकम, आपका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अगर हम पैसा निकालते हैं उसको आहरण बोलते हैं, बिजनेस से हम जो भी पैसा निकालते हैं उसको आहरण बोलते हैं। पूंजी क्या बोलते हैं, जो जब कोई भी ओनर उस व्यवसाय को खड़ा करने के लिए उसकी जो स्ट्रक्चर अमाउंट जो है वो लेके आता है, उसको हम पूंजी कहते हैं। वह क्या आता है, एक्सपेंसेस जो खर्चे किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। तो इसमें आपको लेखांकन के जो चरण होते हैं उसमें से पूछा है कि अंतिम चरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल होता है। पहले होता है वस्तुओं का लेन देन। पहले क्या होता है, वस्तुओं का लेन देन। ठीक है, लेन देन होने के बाद क्या होगा, आप जनरल में उसको लिखोगे, क्या करोगे, जनरल में आप उसको लिख दोगे। अब जो जनरल बनी है उससे आप क्या बनाओगे, लेजर बनाओगे खाता बही में। ठीक है, पोस्टिंग करोगे। फिर इनका जो है शेष निकाला जाएगा, यानी उसका बैलेंस निकाला जाएगा। और बैलेंस से क्या बनता है, बैलेंस निकाल के हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं गणितीय सूत्रों का जांच करने के लिए। ट्रायल बैलेंस के बाद आपका क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। यहाँ तक है, समझ में आ गया। अब जो होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, अब इसके बाद जो बनता है वो आता है पी एंड अप्रोप्रिएशन, यानी लाभ हानि समायोजन खाता, नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आपका जो होता है, ये जो तैयार हो गया, ये हमें कहाँ तक भेजना होता है, जो हमारे इन्वेस्टर है उसको। अब इस जो सूचनाओं का जो है विश्लेषण होगा, इन सूचनाओं का जो है विश्लेषण होगा, क्योंकि हम नोट बना के इसमें सूचनाएं देते हैं। अब उन सूचनाओं का जो है विश्लेषण होने के बाद हम क्या करते हैं, उसका संप्रेषण करते हैं, सभी को संप्रेषण करते हैं, भेज देते हैं। और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि आगे हमें क्या रणनीति अपनानी है। तो आपको यहाँ तक दिख क्या होगा, इस सूचनाओं की जो क्रिया है उसके रूप में लेखांकन का जो अंतिम चरण है
वो क्या होगा, विश्लेषण के बाद तो हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। लेखों के पुस्तक में आंकड़ों का विलेखन ये स्टार्टिंग में आ जाता है, वित्तीय विवरणों के रूप में ये रिपोर्ट तैयार करना है, रिपोर्ट के बाद आपका विश्लेषण आता है, तो आपका लास्ट जो स्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संप्रेषण हो जाएगा। अगर हमें ये होता कि उचित निर्णय लेना है रिपोर्ट के आधार पर, तो वो भी हम ऑप्शन में कर सकते थे, लेकिन आपको क्वेश्चन ऑप्शन देख के करना। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करना अभिलेखन कहलाता है, ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। वस्तु एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि आगम कहलाती है, ये सही है, रेवेन्यू कहलाता है। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, ये भी आपका सही है। संपत्तियां माइनस भारी दायित्व बराबर पूंजी होता है, ये भी आपका सही है। तो ये आपका सी ऑप्शन ही एकमात्र ऑप्शन है जो गलत है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपको तैयार में रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, लेन देन होगा। उसके बाद आप जर्नल तैयार करोगे, ठीक है। जर्नल के बाद आप क्या तैयार करोगे, लेजर तैयार करोगे। लेजर तैयार करने के बाद क्या होगा कि आप बैलेंस निकाल के ट्रायल बैलेंस तैयार करोगे। आप लोगों को ये सारा सीक्वेंस याद होना चाहिए और फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो तो फिर आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने बना लिया तो फिर आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इससे आपको सिर्फ ये पता चलता है कि आपका नेट प्रॉफिट क्या है। अब जब आप बात करते हो कि उसमें से आपका क्या बनाएगा, चिट्ठा बनेगा। प्रॉफिट हमें पता चल गया तो बैलेंस शीट बनेगी। अब बैलेंस शीट बन गई, अब आप जो प्रॉफिट हुआ है उसको बांटोगे, कहाँ कहाँ बांटना है आपको वो आप देखोगे, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब उस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनने के बाद जो आपकी एक रिपोर्ट बनेगी, ठीक है, इसकी जो है समरी बनेगी, आप जिसे आप बोलते हो विश्लेषण, एनालाइज होगा और उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। फिर उसको संप्रेषण किया जाएगा और संप्रेषण करने के बाद जिनके इन्वेस्टर के पास ये भेजी गई है वो क्या लेंगे, उचित निर्णय लेंगे। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है किसी भी कंपनी के अंदर। अब देखिए आगे क्या बोलता है, व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है, ये पूंजी कहलाता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पुष्पालन क्या अर्थ क्या है, प्रारंभिक पुष्पों में लेखा करना ही पुष्पालन है, और पुष्पालन के बाद आपका लेखांकन शुरू होता है। एक विक्रेता 2000 रुपए के माल को 1800 रुपए में क्रेता को देता है, यानी ये 200 का क्या कर दिया इसने, छूट दे दी। भाई तुरंत में छूट दी है तो हमें पता है ये कौन सी छूट होगी, व्यापारिक छूट होगी। अगर ये कहता कि मैं इस माल को 2000 रुपए में बेच रहा हूँ, अगर मुझे कोई नगद पैसा देता है तो मैं 1800 रुपए में दे दूंगा, तब ये क्या होती, आपकी नगद छूट होती। ठीक है, समझ में आ गया। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है, तो ये जिम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये स्वामित्व की होती है। जिसके पास ओनरशिप होगी वो इसका जिम्मा लेता है। लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है, लेखांकन का जो प्रमुख कार्य है वो है कि आप जो लेन देन हुए हैं उसको आप रिकॉर्ड करो और उसका क्या करो, वर्गीकरण करो। ये आपका लेखांकन का प्रमुख कार्य होता है। हम पुस्तकालन पढ़ रहे थे इतनी देर, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लेखांकन के अंदर घुस चुके हैं ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है व्यवसाय में लेन देनों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यवसाय के लेन देनों का जो अभिलेख है उनका वर्गीकरण करना। आगे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स बराबर क्या होगा, जो टोटल एसेट्स होती है, आपको पता है एक साइड एसेट्स होती है तो दूसरी साइड क्या होता है, कैपिटल होता है प्लस लाइबिलिटीज होती है। बस ये आप याद रख लो। अब चाहे आपको किधर भी घुमाए, देखिए कैपिटल बराबर एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। अगर मैं यहाँ कैपिटल को रखूँ और इधर को भेजूँ तो ए माइनस एल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्लस दे रखा है तो ये गलत होगी। यहाँ पे ए माइनस एल दे रखा है तो ये सही हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि आपका ए बराबर क्या होता है, सी प्लस एल होता है, जबकि यहाँ पे हमें पूछा है ए बराबर क्या है, लाइबिलिटीज सी एल माइनस सी दे रखा है जो गलत हो गया। और यहाँ पे ए प्लस सी दे रखा है, जबकि लाइबिलिटीज बराबर क्या होगा, ए माइनस आपका सी होगा। सिंपल सी प्रोसेस है, आपको बस ये इतना याद रखना है, ए बराबर क्या होता है, पी यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है। बस इससे अकाउंटिंग इक्वेशन सोल्व होती है। आगे देखना, पूंजी खाता क्या होता है, ये एक व्यक्तिगत खाता होता है। पूंजी खाता क्या होता है, एक व्यक्तिगत खाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है। अगर आप समीकरण की बात करो तो एसेट सी है और लाइबिलिटीज है प्लस आपका सी है, कैपिटल है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे परिसंपत्ति बराबर स्वामी की इक्विटीज नहीं होगी, यहाँ पे आपको एक दायित्व और जोड़ना पड़ेगा, लाइबिलिटीज। परिसंपत्ति बराबर दायित्व माइनस इक्विटी नहीं होगा, ये प्लस होना चाहिए था। परिसंपत्ति बराबर दायित्व बराबर नहीं, दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी होगी, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये टीचर की वैकेंसी में पूछा हुआ 2006 में। द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय का है, तो ये कोलकाता के अंदर है, ICAA का। ठीक है, ये आपसे पूछा। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो लुकास पिसिओली को माना जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही होगा। बहुत ही सिंपल सा ये जो है, इन्होंने सबसे पहले एक 1494 में बुक लिखी थी, उसको आपको याद में रखना है। 1494 में लुकास पिसिओली ने बुक्स लिखी थी, द कंप्यूटिसिट स्क्रिप्चर्स। और इसमें इसने डबल एंट्री सिस्टम पर एक लेख प्रकाशित किया था, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, लुकास पिसिओली को आधुनिक लेखांकन प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम का क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। आगे हम देखते हैं, कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है। वैधानिक, देखिए अधिकतम करना ये इसका कार्य नहीं है, लेखांकन का कार्य सिर्फ लेखांकन से। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो रूल्स वगैरह। व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करता है, क्योंकि हमें ये बताता है कि व्यवसाय की संपत्तियां पहले कितनी थी, अब कितनी है, और कितना डेप्रिसिएशन लगा, अब इसकी स्थिति क्या है।
अभिलेखों को व्यवस्थित करना तो ये सारे लेखांकन के कार्य है। लाभों का अधिकतरीकरण इसका कार्य नहीं है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? काउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। सही बात है, लेखांकन जो है व्यवसाय की भाषा है, अदरवाइज तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाई ए बिजनेसमैन, लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचनाओं को प्रदान करता है। ये दोनों ही सही है। देखिए, कभी भी आप लोग देखोगे, आपने शार्क टैंक इंडिया का भी एक आध एपिसोड देखा हुआ, उसमें वो डेब्ट इक्विटी या फिर सारी चीजें वो क्यों देखते हैं? वो एक स्ट्रक्चर देखते हैं, एक कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर है, इन्होंने कितना रुपया बनाया है, कितने इनके पास जो है, कितनी इसकी नेटवर्थ है, और कितना ये रिटर्न मार रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही वो करते हैं, और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है आपके लेखांकन से। ठीक है, लेखांकन एक व्यवसाय की भाषा है, अदरवाइज तो हम नहीं समझ पाएंगे कि इसकी कितनी वैल्यू है, और व्यवसाय को सभी सूचनाएं देता है। तो ये बात तो सही है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर है, क्योंकि ये हमें सभी सूचनाएं देता है, इसलिए हम इसको व्यवसाय की भाषा बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। एक व्यापार में 1 जनवरी को शुद्ध संपत्तियां 6,000 रुपये है, 31 जनवरी को क्या है 7500। अब ये पहले तो 6,000 थी, अब 7500 हो गई, यानी 1,500 रुपये क्या होगी, बढ़ गई। अब ये कहता है कि जनवरी में मालिक ने 1,000 रुपये की मालिक द्वारा आहरण जो है 1,000 रुपये का है, यानी इसने 1,000 रुपये का आहरण भी किया, 1,000 की कैपिटल कम की है। तो ये गैप और ये गैप आपका मिलकर कितना हो गया, 2500। यानी भाई इसने ये सोचिए कि इसने 1,500 रुपये बढ़ाए। अगर मैं एक डेटा लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा डेटा मैं आपके सामने लेके देखता हूँ। देखिए, 6,000 इसके पास था स्टार्टिंग में, 1 मिनट रुकिए तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपली समझा पाऊँ। देखिए, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो असेट्स बराबर क्या होना चाहिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो इसके पास 6,000 था, और इसके पास भी 6,000 था। आपने कहा कि जो लास्ट में जब आपने देखा, तो ये जो असेट्स है वो 7500, सॉरी असेट्स जो है वो 7500 की हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि असेट्स 7500 की हो गई। लेकिन आपने देखा कि जो कैपिटल है उसमें आपने 1,000 माइनस कर दिया, 1,000 माइनस कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा, 5,000। जबकि ये जो शेष दिखा रहा है वो 7500 का दिखा रहा है। यानी आपने कहीं ना कहीं जो 2500 रुपये वो क्या किए हैं, प्रॉफिट कमाया, तभी तो इसमें ऐड होगा, और तभी ये दोनों अकाउंट बराबर होंगे। तो ये इसने क्या पूछा है, शुद्ध आय पूछा है, तो आपकी आय कितनी होगी, 2500 रुपये, तभी आपका ये 7500 हो पाएगा ना। तो इस तरह आपको क्वेश्चन देता है छोटा छोटा एग्जाम्स में, तो आपको निकालना रहता है, तो वो आप निकालोगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चालू दायित्व में सन्निहित नहीं होता, चालू दायित्व में। अब बात करें, बिल्स पेबल आपका होता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी आपकी नहीं होती, ये एज ए प्रॉपर्टी रहती है। सॉरी, ये यहाँ पे दिखाई जाती है, विवरण में दिखाई जाती है, टिप्पणी के अंदर, नोट्स के नीचे, नोट्स में दिखाई जाती है। ठीक है, अगर ट्रेड क्रेडिटर्स आता है, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डेबिटर, ये सारे क्या है, चालू करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला देखिए, पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा क्या कहलाता है, एक संपत्ति कहलाता है। ये यही मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्वदत्त बीमा क्या कहलाता है, एक संपत्ति कहलाता है। अब ये खाता कौन सा बनेगा, ये एक वस्तुगत खाता बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है, वास्तविक खाता, सॉरी वास्तविक, नहीं वास्तविक खाता, वास्तविक खाते की तरह ये ट्रीट कर होता है। ध्यान रखना। प्रीपेड इंश्योरेंस किस तरह काम करता है, असेट्स बना जाता है, ये पूर्वदत्त बीमा होता है, हमारे लिए क्या होता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो पाने वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। और हमें किसी ने पूर्वदत्त बीमा हमने करवा लिया, मान लीजिए कि हमने इंश्योरेंस करवा लिया, तो वो हमारे लिए एज ए संपत्ति हो गया, क्योंकि अभी तक हमने उसका यूजेस नहीं किया। ठीक है, तो संपत्ति को हम क्या करते हैं, संपत्ति को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसलिए ये डेबिट होता है, तो इसे वास्तविक खाते की तरह ट्रीट करना है। ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है, तो पर्सनल अकाउंट है वो पूछा है, तो प्रीपेड सैलरी आ गया। मैंने कहा था ना, जो व्यक्तिगत खाता होता है वास्तविक खाते की तरह ट्रीट करते हैं असेट्स, ये आ गया पूर्वदत्त बीमा। तो इसी तरह आपका जो असेट साइड में आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, ये प्रीपेड सैलरी अकाउंट होगा। ड्रॉइंग अकाउंट तो आपका जो है क्रेडिट साइड में जाता है, और आउटस्टैंडिंग ये भी क्रेडिट साइड में जाता है, और अब दो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का कार्य नहीं है, कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना, ये तो इसका कार्य है। प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, ये भी है। परिणामों को अधिकतम करना, ये नहीं है। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, जबकि इसमें आपका सही आंसर सी हो जाएगा। फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन सही है। असेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है, सही है। कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, असेट्स माइनस, सही है। लाइबिलिटीज बराबर क्या हो जाएगा, असेट्स, असेट्स कैपिटल। आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, असेट्स माइनस कैपिटल आना चाहिए। लाइबिलिटीज बराबर असेट्स प्लस कैपिटल नहीं होगा, माइनस होगा, तो डी ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से
कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है, तो ये लेखांकन का कार्य नहीं पूछा है, तो ये आपका सही है, दोबारा से आ गया। मैक्सिमाइज द रिजल्ट, परिणामों को अधिकतम करना, ये आपका लेखांकन का कार्य। स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने को क्रेडिट किया जाएगा, किस खाते से? क्रय खाते से। एक ध्यान रखना, क्रय खाता जो है वो आपका कुछ ही जो है इंट्रीज में आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। जैसे आपने फ्री सैंपल दिए तो आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, जब आपने ड्राइंग्स निकाली तब आपका होता है, या फिर लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लूड, ये ऐसे जो कुछ इंट्रीज होती है जिनमें आपका जो क्रय खाता है वो क्रेडिट में आता है, ध्यान रखिए। तो इसकी एंट्री कैसे बनती है, जब आप माल निकालते हो तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, टू आपका परचेज हो जाएगा, जितने भी रुपए से आपने निकाला है माल वो आपसे क्रेडिट हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय लेखा मानक परिषद ASBI द्वारा निर्मित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है। प्रथम जो आपने निकाला है AS1, वो किससे संबंधित है, वो आपका है लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, यानी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए। ऑप्शन 1 आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चार्टेड अकाउंट्स अधिनियम पारित कब हुआ, तो ये आपका ICAI जो है कब आया, 1949 के अंदर है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेखांकन मानक समिति का लेखा मानक संख्या 2 का विषय क्या है, 2 का विषय वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण, ये आपका क्या है, AS2 है। अगर आप AS3 की बात करोगे तो ये क्या है, AS3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। हरास लेखांकन AS6, अभी इसको समायोजित कर दिया गया है AS10 से। आगे बताइए, अभी तक जो हमारे प्रस्तुत मानक है वो 41 है। AS2 का आपको पता चल गया, AS1 का आपको पता चल गया, AS3 का आपको पता चल गया। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको लगभग जो है सारे याद हो जाएंगे। आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है, किससे जाना जाता है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सही बात है। क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द मॉनेटरी यूनिट्स, एक नंबर की बात है, ये आपकी पूरी परिभाषा आपको बताता है। द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की भाषा। द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, सही है, ऑल ऑफ द ओ हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। लेखा सूचनाओं का प्रयोग करने वाला समूह कौन सा है, ओनर ऑफ द बिजनेस करते हैं, मैनेजर ऑफ द बिजनेस करते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस ये भी करते हैं, ऑल ऑफ द हो जाएगा। देखिए, व्यवसाय का स्वामी जो है वो हमें इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काम में लेता है, प्रबंधक काम में लेता है, और जो भावी इन्वेस्टर है जिन्होंने अपना पैसा लगाया वो लोग तो लेंगे ही लेंगे। आगे देखें, चलिए आगे बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 जो कि आपका किससे संबंधित है, रहतियों के मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण से संबंधित है, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन से संबंधित है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से। तो इसमें आपका सत्य नहीं है, वो आपसे पूछा है, सत्य नहीं है। ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको मतलब एकदम टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो। ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य, दोनों में से जो कम हो पर आपको क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। तो आपको ये क्या क्या बात है, सही है। अभी आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हिस्टोरिक और रिलाइजेबल वैल्यू से जो भी कम होगी उससे हमें करना है। आगे कभी भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह का तो आपको इसमें ये याद रखना है। द कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड रॉ मटेरियल शुड बी एडेड इन अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी क्षतिग्रस्त सामग्री की जो लागत है उसमें निर्मित माल की रहती है मूल्यांकन हेतु जोड़ना पड़ेगा। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यूजुअली either the FIFO or weighted average cost method should be used for valuation of inventory, रहतियों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल लेता है पहले आना, यानी FIFO जो पहले आए पहले पहले आएगा पहले जाएगा, या फिर भारत औसत लागत विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी आपका राइट आंसर है। रहतियों के मूल्यांकन का आधार एवं नीति स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ये आपका जो है इसमें से पूछा है कि मानक के अनुसार, तो ये आपका नहीं है मानक के अनुसार। जबकि ये 3 आप लोगों को याद करने, स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा ये तीनों की जरूरत पड़ेगी, है ना, ध्यान रखना। आगे देखिए, लेखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, भवन खाता एक अवास्तविक खाता है, सत्य पूछा। अदत्त किराया एक अव्यक्तिगत खाता है। प्रत्येक विकलन यानी प्रत्येक क्रेडिट एवरी डेबिट हैज एक कोरोस्पोंडिंग, हाँ तो ये बात सही है, ये सत्य है कि जो क्रेडिट होगा उसके लिए एक डेबिट भी होगा, ठीक है। अगर हम बात करें भवन खाता एक वास्तविक खाता होता है, ये कौन सा खाता होता है, वास्तविक खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट नहीं होता। भवन क्या होता है, बिल्डिंग, एक वास्तविक खाता होता है, वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट होता है। जबकि आप देखोगे अदत्त जो किराया होता है, आउटस्टैंडिंग जो रेंट है, वो क्या होगा, वो आपका एक पर्सनल अकाउंट होगा, व्यक्तिगत खाता होगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एज ए मानव की तरह आप ट्रीट करोगे, एज ए पर्सन की तरह आप उसे ट्रीट करोगे। लेखांकन की जो दोहरा लेखांकन प्रणाली है उसके अनुसार प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होगा। आयों व लाभों का जो संबंधित खाता होता है उसको हम यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा है इनकम्स आर डेबिट, ये क्या होती है, क्रेडिट होती है। एक्सपेंसेस आर डेबिट होते हैं, डेबिटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47 48 देखिए,
अच्छा, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। लेखांकन मानक 2 में रहते हैं कि मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के दिशा निर्देश, ये आपके सही थे, तीनों ही आपको याद करने हैं, और ये चौथा गलत था। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, एनालाइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। तो आपको बताना है कि लेखा क्रम का, लेखा चक्र का उपयुक्त सही क्रम क्या होगा। तो हालांकि ये मैंने पहले भी बता दिया, पहले लेन देन का जो है लेखांकन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका इसका जो है विश्लेषण होगा, फिर निष्पादन होगा, उसका समरी बनेगी, और उसके बाद परिणामों का जो है निर्वेचन होगा। तीन, सॉरी, यहाँ पे एक और तीन, ये 4 2 1 3। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नेट के अंदर भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। पुस्तपालन की दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित होता है। एक खातों को, वन अकाउंट इन टू वेज, एक जो है एंट्री जो होती है दो खातों को क्या करती है, प्रभावित करती है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक लेखा समीकरण नहीं है, कौन सी जो है एक लेखा समीकरण नहीं है। असेट्स बराबर क्या होगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो ये आपकी सही है। दूसरा क्या दे रखा है, असेट्स बराबर आपका देता है लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल दे रखा है, जबकि होना क्या चाहिए, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए, तो ये गलत होगी। आगे क्या दे रखा है, देता है लाइबिलिटीज बराबर ए माइनस सी दे रखा है, तो ये सही है। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए माइनस एल बराबर सी, ये आपकी बाकी सारी सही है, ये आपकी गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही लेखा समीकरण है। तो संपत्तियां माइनस दायित्व पूंजी बराबर, ये सही है। सामान्य संचय प्लस दायित्व, यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए, सॉरी कैपिटल नहीं, डेट्स, पूंजी बराबर क्या होता है, सामान्य संचय प्लस दायित्व, ये भी गलत है। दायित्व है पूर्व दायित्व नहीं, कैपिटल होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस लेनदार बराबर दायित्व है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे होगा क्या, देखिए संपत्तियां बराबर क्या होता है, एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस आपकी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। जबकि आपकी अगर हम बात करें, कैपिटल बराबर क्या होगा, ए माइनस एल होगा, जबकि आपकी लाइबिलिटीज बराबर क्या होगा, ए माइनस सी होगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ये पूछता है कि प्रथम मानक लेखा परीक्षक परीक्षा व्यवहार सैप वन संबंधित है, किससे संबंधित है, सैप वन संबंधित है वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षकों के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्रों से। तो ए ऑप्शन आप लोग सही करोगे, सैप वन पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर, ध्यान रखना। आगे देखिए, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है। AS14 जो है आपका किससे संबंधित है, ये आपके एकीकरण से संबंधित है। अगर 20 की बात करोगे तो ये ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से संबंधित है। 16 की बात करोगे तो ये है डेब्ट, जो ऋण से संबंधित जो लागत होती है, ऋण से संबंधित लागत जो होगी उससे है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। AS12 जो होता है वो सरकारी अनुदान, यानी आपकी जो गवर्नमेंट सब्सिडी होती है उससे संबंधित है। क्लियर है। AS14 20 16 12 1 2 3 आपको बता दिया, 6 बता दिया आपको, आपको 24 बताया था, 26 बताया था, 20 बता दिया, 19 भी बताया था। ठीक है, इतने सारे आपको याद होने चाहिए। कौन सा सही समीकरण है, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, यही सही हो जाएगा। संपत्ति बराबर पूंजी नहीं होता, प्लस इसमें लाइबिलिटीज जोड़ना पड़ता है। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है, दायित्व पूंजी नहीं होता। दायित्व प्लस पूंजी आपका सही समीकरण है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा। एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ क्या है, शुद्ध मूल्य का अर्थ होता है कि आपकी जो टोटल असेट्स है, यानी कुल जो आपके सब कुछ मिला के जो टोटल असेट्स है, अगर उसमें से हम बाह्य दायित्व घटाते हैं, कैपिटल नहीं बाह्य दायित्व, क्योंकि वो हमें चुकानी है, कैपिटल तो हमारी अपनी होती है। तो अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम घटा दें तो हम वही हमारी क्या हो जाती है, शुद्ध मूल्य हो जाता है, वही आपका नेटवर्थ हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज कंसर्न विद, 8 का पूछा है, तो ये होता है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो लेखांकन होता है उससे संबंधित है AS8। अब मैंने देखिए एक और ऐड कर दिया आपके लिए, AS8, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि बार बार देखिए, आपको बार बार अगर जो चीज़ पढ़ने को मिलेगी उससे ही आपका जो है समझ में आएगा। शोधन एवं विकास हेतु लेखांकन है, तो ये जो है 1 अप्रैल 2003 से लेखा मानक 26 जो है अमूर्त संपत्तियों के शोधन एवं विकास के लिए निष्प्रभावी कर दिया गया है। ये कब से निष्प्रभावी है, 1 अप्रैल 2003 से। ये बात मैंने आपको नोट करवा दी है। और ये 8 है, कभी आपको पूछ ले तो आपको याद रखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये तो रोकड़ प्रभाव विवरण से सबको पता है। अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन क्या है, लेखांकन रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। व्यापार की भाषा, आपको सोर्स ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव, इसमें हम ऑल ऑफ द अबव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सही एक परिभाषा चुननी होती है, तो उसमें आपको यही करना है। ठीक है, लेखांकन क्या है, लेखांकन है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, मतलब रिकॉर्डिंग, आपको जो ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाइंग करना है और समराइजिंग करना है, यही आपकी सही लेखांकन है। ठीक है, अब हम लेखांकन में क्या बोल सकते हैं, व्यापार की भाषा बोल सकते हैं, व्यवसाय की सूचनाओं का स्रोत बोल सकते हैं। अब इसमें अप्रोक्स अभी करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इंडियन बाई प्रिस्क्राइब्ड बाई
हाल में लेखांकन मानकों का निर्धारण कौन करता है, तो ये आईसीआई करता है। और बनाता कौन है, एएसबी अकाउंट इंडिया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है 1977 और आईसीआई 1949। ठीक है, आपको याद भी होगा, ये 2-3 बार आपके सामने आ गया, 2-3 बार सामने आने से आपको याद हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं होता, क्या सम्मिलित नहीं होता, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो आपको लाभों का अधिकतम करना आपके लिए जरूरी है, विक्रयों का अधिकतम करना, सर्वाइवल रखना, तो ये सारी है। लेकिन आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, सकल विनिवेश अधिकतम करना, ये कभी भी एक बिजनेस का उद्देश्य नहीं होता। जब भी आप मतलब बिजनेस करना चाहोगे तो लाभ अधिकतम करना चाहोगे, और लाभ अधिकतम करने के लिए आपको सेल अधिकतम करनी पड़ेगी, और सर्वाइवल तो आपको करना ही है। आगे देखिए, भारतीय लेखांकन मानक 10 किससे संबंधित है, ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो आपकी जो है स्थिर संपत्तियों के लिए संबंधित है। देखिए एस जो 6 है, आगे देखिए, एस 6 जो है किससे संबंधित है, डेप्रिसिएशन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, डेप्रिसिएशन वाला जो एस 6 है वो भी अब 10 के अंदर काउंट कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया इनको, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगता है वो भी फिक्स एसेट्स पे लगता है। आगे देखिए, लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को दे, किसको दे होता है, अंशधारी को, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, लेखांकन 14 है सम्मिश्रण हेतु लेखांकन। अब याद है कि यहाँ पे क्या बोला है कि लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार जो क्रय प्रतिफल आप क्या कर रहे हो, एकीकरण कर रहे हो, एकीकरण, एकीकरण। ठीक है, तो एकीकरण कर रहे हो तो प्रतिफल का भुगतान होता है वो किसको देगा, अंशधारी को देगा। अब इसमें पूछा है कि आपका लेखांकन जो संबंधित किससे है, तो ये कंसोलिडेशन से संबंधित होता है, तो सम्मिश्रण हेतु लेखांकन होता है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, लेखांकन की विभाषा से उसके निम्नलिखित कार्य उभरते हैं। तो आपका यहाँ पे देखना होगा, हमें पहले जो आता है लेखा करना, पहले हम लेखा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में, और फिर उसके बाद क्या होगा, वर्गीकरण होगा, ये 2 में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका संक्षिप्तीकरण समराइजिंग होगा, ये 3 में आ जाएगा, और ये 4 में आएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन ए होगा। लेखा मानक 6 जो हरास से संबंधित है का प्रयोग संतुलित किया जाता है निम्न के लिए, ये क्या है कि किसके लिए किया जाता है, जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको जो लेखा मानक है वो लगभग आपको ऐसे क्वेश्चन में देगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि लिस्टेड कंपनियों के लिए होते हैं। लेखा मानक लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है निम्न की जानकारी से होता है, किसकी जानकारी से, प्रॉफिट और लॉस एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य है किसकी जानकारी से, व्यापार की लाभ हानियों और संपत्ति एवं दायित्वों का जो है ज्ञान करवाना, तो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको। तभी इसलिए हम क्या बनाते हैं, लेखांकन का मेन उद्देश्य होता है कि हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, या फिर हमारी संपत्तियां और दायित्व कितने हैं, कितनी हमारी संपत्तियां, कितने हमारे दायित्व, इसलिए हम लेखांकन करते हैं। आगे देखिए, व्यवसाय की पूंजी क्या कहलाती है, व्यवसाय की पूंजी हमारे लिए दायित्व होती है, जबकि ओनर्स के लिए होते हैं वो क्या होती है, संपत्ति होती है। ध्यान रखिए, ओनर्स के अकाउंट में हम इसको संपत्ति दिखाएंगे। तो आज के इतने सारे जो क्वेश्चन है मैंने करवाए 68 क्वेश्चन, वो आपके फर्स्ट चैप्टर से थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान में रखना है, सारे जो है क्वेश्चन आपको पढ़ के रहना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लगे तो आप लोगों को एक काम करना है जो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग क्या करोगे, इसको 1.5x पे देख लेना, या फिर 1.25x पे देख लेना, लेकिन इसको लगभग आपको 2 से 4 बार रिवीजन करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहीं से नहीं जाएंगे। लगभग 16-17 टॉपिक्स हैं जो आपके बेसिक अकाउंटिंग के होते हैं, जो सभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। पर क्या होता है, स्टूडेंट बड़ी चीज़ों की तरफ बहुत भागता है, जैसे टैक्स हो गया, ऑडिटिंग हो गया, जबकि इनके जो क्वेश्चन, ऑडिटिंग तो फिर भी चलता है, टैक्स के क्वेश्चन बहुत कम चांस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी रेट्स चेंज होती रहती है। तो बोर्ड्स को खुद समझ में नहीं आता कि हमें पीछे वाला पूछना है, आगे वाला पूछना है। अगर एक डेट ऊपर नीचे होगी तो फिर सारी चीजें चेंज हो जाती है, इसलिए इसमें टैक्सेशन में क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद ही होने चाहिए, जैसे AS1 इसमें आया, AS2 आया, इसमें AS3 आया, फिर इसमें AS6 आया। ठीक है, AS14 आ गया, AS19 आया, AS20 आया, AS24 आया, AS26 आया। ये सारी चीजें सिर्फ क्वेश्चन वाइज आप करते रहोगे तो भी याद हो जाएंगे। आप वैसे याद करोगे, एक लिस्ट बना के बार बार रट्टा मारोगे, नहीं होगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन आए तो इसको एकदम देखिए, जितने भी दिए रहते हैं तो आपको बस सीधा सीधा याद करते रहना चाहिए कि भाई हाँ, मतलब ये इसका ये बताया था, इसका ये बताया था। क्वेश्चन वाइज अगर आप याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन जो है सारे आपको मिल जाएंगे। AS16 भी मैंने बताया, AS12 भी आपको लोगों को बताया था शायद, आपको सरकारी जो गवर्नमेंट सब्सिडी है उससे संबंधित। AS16 बताया था आपको ऋण से संबंधित लागत का लेखांकन। AS20 बताया आपको जो EPS है। AS14 बताया आपको
जो आपके एकीकरण से संबंधित है। तो ऐसे सारे मैंने आपको लगभग करवा दिए। आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में। ठीक है, सो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।